हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग इक्वेशंस पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी टॉपिक, अगर आप किसी भी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पंजाब का मास्टर कैडर या लेक्चर कैडर हो, हरियाणा में HPSC PGT या DGT हो, DSSS एग्जाम हो, KVS NVS या यूपी का कोई भी PGT या DGT एग्जाम, इन शॉर्ट अगर आप टीचिंग फील्ड में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, तो सेट थ्योरी टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं आपको मिलेगा जिसमें सेट थ्योरी के क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो इस वीडियो में हम सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये सेट थ्योरी सीरीज का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें सेट थ्योरी का हाफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा। सेकंड पार्ट में जो भी हाफ कॉन्सेप्ट बच जाएगा हम वो डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद एक थर्ड वीडियो अपलोड होगी इस चैनल पे, और उसमें क्या होंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप अपने स्क्रीन पे जिन भी एग्जाम्स के नेम्स देख रहे हो, इन सभी एग्जाम्स में जो भी सेट थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इन 3 वीडियोस को देख लेने के बाद सेट थ्योरी का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप सोल्व ना कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट वीडियो से, सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट से। स्टार्टिंग होगी डेफिनेशन से। तो सेट क्या होता है इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। तो सीधी सीधी बात क्या है कि हमने क्या करनी है, एक कलेक्शन। कलेक्शन किसकी करनी है? ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, चेयर टेबल कार्स, कुछ भी हो सकते हैं। आपने कलेक्शन कर ली। अब उस कलेक्शन में कुछ खास बातें होनी चाहिए। सबसे पहली खास बात उसमें क्या होनी चाहिए कि वो कलेक्शन होनी चाहिए वेल डिफाइंड। अब ये वेल डिफाइंड वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है सेट थ्योरी की डेफिनेशन में। सेकंड इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि जो भी आपने कलेक्शन की है वो कलेक्शन डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो अगर कोई कलेक्शन ये दोनों बातें अपने अंदर लेके बैठा है, दैट मीन्स वो कलेक्शन क्या है? सेट। अब वेल डिफाइंड क्या होता है हम इसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज एक पर्सन है, पर्सन 1, और ये है पर्सन 2। पर्सन 2 ने पर्सन 1 को बोला कलेक्शन कर, इकट्ठे कर, एक काम कर, कलेक्ट कर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करने के लिए उसने बोला। तो इसने क्या किया, ये अच्छा है, इसको पता है कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो इसने 1 2 3 4 5 कर लिए, इकट्ठे करके रख लिए, अपने बैग में रख लिए। तो ये जो सेकंड पर्सन था इसने इसको एक नंबर दिया, इसने नंबर दिया 10। और इससे क्वेश्चन किया बता ये वाला नंबर तेरी कलेक्शन में है या नहीं है। तो इसको पता है कि ये 10 है, ये नेचुरल नंबर तो है, बट 5 से तो बड़ा है, तो ये कलेक्शन में एलिमेंट नहीं आएगा। इसने एक और नंबर दिया 7। तो फिर इससे पूछा बता ये वाला नंबर तेरी कलेक्शन में है, तो ये फिर इसका आंसर क्या होगा? नहीं आएगा, क्योंकि 7 भी 5 से बड़ा है। फिर इसने एक और नंबर दिया 4 और पूछा क्या ये वाले नंबर तेरी कलेक्शन में आएगा? वो कह रहा है हाँ जी आएगा, क्योंकि ये 4 नेचुरल नंबर है और 5 से लेस है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में ये आएगा। तो इस सिंपल सी बात से क्या पता लगा कि जो फर्स्ट पर्सन ने कलेक्शन की थी इसको अपने एलिमेंट्स का पूरा पूरा ज्ञान है, इसको अपनी कलेक्शन का पूरा पता है कि मेरी कलेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, कौन सा एलिमेंट नहीं आएगा, किसने इन होना है, किसने आउट होना है, इसको पूरा पता है। बट ये सेकंड पर्सन मानना नहीं, इसने एक और काम दिया, इसने सेकंड टास्क दिया फर्स्ट पर्सन को कि इस बार तू कलेक्शन कर, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के 5 बेस्ट क्रिकेटर्स इकट्ठे कर, उनके नेम्स कलेक्ट कर। तो फर्स्ट पर्सन ने कलेक्ट करने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले रख लिया रोहित शर्मा को, फिर रख लिया उसने विराट को, फिर रख लिया उसने बुमराह को, फिर रख लिया उसने अक्षर पटेल को, और फिर रख लिया उसने KL राहुल को। तो ये 5 बंदे उसने अपनी तरफ से कलेक्ट करके रख लिए।
अब सेकंड पर्सन ने इससे क्वेश्चन पूछा कि बता मोहम्मद शामी क्या तेरी कलेक्शन में है, ये बंदा तेरी कलेक्शन में है? तो ये कहेगा नहीं, ये तो मेरी कलेक्शन में नहीं है। बट सेकंड पर्सन ने बोला ये तो अच्छा क्रिकेटर है, मेरे लिए तो ये बेस्ट है, तो ये तेरी कलेक्शन में क्यों नहीं है? तो पहले वाले बंदे को थोड़ा बुरा लगा कि मेरी कलेक्शन में एलिमेंट ये क्यों नहीं आया, और इसने कहा कि ये मेरे लिए बेस्ट नहीं है इसलिए नहीं आया। बट सेकंड पर्सन ने बोला ये मेरे लिए बेस्ट है, तुम्हें इसको अंदर लेना चाहिए था। दोनों की लड़ाई होगी, ये हाँ ये बेस्ट है, ये कह रहा है बेस्ट नहीं है। फिर इसने दूसरा एलिमेंट दिया, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा इसने पूछा बता ये तेरी कलेक्शन में ये एलिमेंट है? ये कह रहा है ये भी नहीं है। वो कह रहा है कि ये भी इतना अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा खेलता है, मेरे लिए ये भी बेस्ट है, सेकंड पर्सन कह रहा है। बट फर्स्ट पर्सन फिर लड़ाई करने पे आ गया कि ये मेरी कलेक्शन में नहीं है, ये बेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। गड़बड़ अब कहाँ पे हुई है ये हमें देखना है कि सेकंड पर्सन ने फर्स्ट को बोला था कि कलेक्शन कर, फर्स्ट ने कलेक्शन की, बट ये जो वर्ड है ना वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड का मतलब यहां से समझो कि इसको कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये जो कलेक्शन है ये यूनिवर्सल नहीं है, ये कलेक्शन डिपेंड करती है हर एक पर्सन की चॉइस के ऊपर, इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर बातें डिपेंड कर रही है। अब अगर 5 बेस्ट क्रिकेटर बोलोगे तो इंडिया में तो क्रिकेटर्स भरे पड़े हैं, मेरे लिए 5 बेस्ट कुछ और हैं, आपके लिए 5 बेस्ट कुछ और हैं, थर्ड पर्सन के लिए 5 बेस्ट कुछ और हैं। तो अगर आपके सामने एक पर्सन का नाम आपको दिया जाए, क्रिकेटर का नाम दिया जाए, तो आप ये श्योरिटी तो नहीं ले सकते ना, कोई पक्का तो नहीं है कि ये वो वाला पर्टिकुलर एलिमेंट आपकी कलेक्शन में इन होने वाला है या आउट होने वाला है। अब यहीं पे अगर ये बुमराह का नेम लेता सेकंड पर्सन कि बुमराह है तेरी कलेक्शन में, तो ये बड़ा खुश हो जाता फर्स्ट वाला पर्सन। फर्स्ट वाला पर्सन तो खुश हो जाता कि हाँ ये वाला तुम एलिमेंट मेरी कलेक्शन में है और ये बेस्ट भी है। हाँ चलो बेस्ट है ठीक है। बट क्या हम एक हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक कलेक्शन के हर एक पर्सन के लिए ये बात कर सकते हैं, हर एक क्रिकेटर के लिए ये बात कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जब बात यूनिवर्सल ना हो, जहां बात डिपेंड कर रही है चॉइस के ऊपर, वो वाली कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। जहां थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन का मतलब अगर आपको एक एलिमेंट दिया गया, आपको थोड़ा सा भी झिझक है, डाउट है कि ये एलिमेंट इन भी हो सकता है, ये एलिमेंट आउट भी हो सकता है, अगर ऐसी फीलिंग मन में आ रही है तो आप किस चक्कर में फंस गए हो कि वेल डिफाइंड में। दैट मीन्स वो कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है और ऐसी कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे। तो सेट में सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि कलेक्शन वेल डिफाइंड कैसे होती है। हमसे कलेक्शन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम श्योरिटी ले सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपने कलेक्शन का मेंबर होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट अपने कलेक्शन का मेंबर नहीं होगा, अगर इसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं है, तो वो वाली कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। बस एक बात और हम ध्यान में रखेंगे, ये कलेक्शन क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट। अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कलेक्ट किए थे तो 1 2 3 3 4 4 5 ऐसे नहीं होते। 1 आया ओके, 2 है बट 3 को एक बार ही आना पड़ेगा, रिपीट ना करो। 4 को एक बार ही आना पड़ेगा, रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, ऐसी खास कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऐसी स्पेशल कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। तो होप सो आपको ये बात अच्छे से अब क्लियर हुई होगी कि सेट एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल सी ये कलेक्शन है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड ध्यान में रखने हैं इस डेफिनेशन में। पहला कलेक्शन, दूसरा वेल डिफाइंड और तीसरा डिस्टिंक्ट। बस इन तीनों से मिलके क्या बन जाता है? इन तीनों को जब आप ऐड कर दोगे एक साथ तो क्या बन जाता है? सेट। इसके अलावा सेट में और कुछ नहीं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं सेट्स की कुछ। जैसे हमने किया था कि कलेक्शन ऑफ 5 गुड बुक्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के एक राइटर हैं, उनकी 5 गुड बुक्स, 5 गुड बुक्स, सपोज उन्होंने 100 बुक्स लिखी हैं, तो 5 गुड बुक्स, पर्सन 1 पर्सन 2 माइंड में आ जाने चाहिए। पर्सन 1 बोलेगा ये अच्छी है, पर्सन 2 बोलेगा नहीं ये वाली अच्छी नहीं है। गुड का मतलब कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, ये बात इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर आ जाएगी। जब बात इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर आ जाए दैट मीन्स वो वाली कलेक्शन में क्या मिसिंग है? वेल डिफाइंड वाला वर्ड मिसिंग है।
इसका मतलब अगर आप ऐसा कुछ भी कलेक्ट करने जा रहे हो तो एक बात तो पक्का है कि वो सेट नहीं होगा। क्लियर होगी बात? तो सेट के लिए आप कौन गुड है कौन बैड है ऐसी बातों से दूर रहेंगे। हाँ जी, तो कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक। हाँ, तो हर कोई बोलेगा संडे आता है, मंडे आता है, ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे आता है, उसके बाद संडे आता है। संडे दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए, तो ये इकट्ठे करके दे देंगे। इसका मतलब ये वाली जो कलेक्शन है ये क्या बन जाएगी? सेट। अब आप कोई भी दिन का नाम लो, कोई भी दिन अगर मैंने लिखा यहाँ पे संडे, तो संडे इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा? संडे एक डे है, डे ऑफ वीक है, दैट मीन्स ये कलेक्शन में पक्का होगा। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को अच्छा लगे संडे, किसी को बुरा लगे, ये कुछ बात डिपेंड नहीं करती। संडे है तो संडे है, दैट मीन्स ये वाली कलेक्शन पक्का क्या होगी? सेट। ठीक है, तो जो भी आप ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कर रहे हो उनको लिखो और उनको कैद कर दो किसमें? एक करली ब्रैकेट में। अगर करली ब्रैकेट्स में आप ये सारे एलिमेंट लिख दोगे तो ये कलेक्शन क्या बन जाएगी? एक सेट। मतलब कहने का कि सेट के एलिमेंट्स को, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का नाम आया था ना डेफिनेशन में, कलेक्शन किसकी करनी थी? ऑब्जेक्ट्स को। अब इस ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? एलिमेंट। इस वर्ड को हम एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स होंगे ये वाले, इन एलिमेंट्स को किस में लिखा हमने? करली ब्रैकेट में। करली ब्रैकेट में अगर रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? सेट। तो सेट के जब भी एलिमेंट्स को आप इकट्ठा किया तो उसको किस में सजा के रख दिया? करली ब्रैकेट में, और सब में डाल दिए कोमा ताकि वो अलग अलग नजर आए। तो ऐसी स्पेशल कलेक्शन को क्या बोला जाता है? सेट बोला जाता है। ठीक है, तो बचपन से हम कुछ सेट पढ़ते आए हैं, नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का सेट कहाँ से होगा? 1 2 3 4। अब सारे नहीं लिखने बैठेंगे तो इसको क्या डाल देते हैं? अप टू 4, तो एक सेट बन गया। देन आता है होल नंबर्स। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 1 2 3 अप टू चलेंगे, होल नंबर्स बन गए। इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर कहाँ से शुरू होंगे? कहाँ से शुरू होंगे ये तो नहीं पता, बट कौन कौन से होते हैं ये पता है। 0 इंटीजर, 1 इंटीजर, 2 3 4 आगे तक जाएंगे। पीछे वाले भी पता है, -1 -2 -3 भी होंगे और पीछे जाएंगे। चलो ये भी बन गई बात। अब रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? नहीं पता। कहाँ पे खत्म होंगे? नहीं पता। बीच में 0 लिख दिया, चलो लिख दिया, बट इसके आगे वाला कौन सा लिखें? यहाँ क्या लिखूं मैं? इंटीजर तो पता था कि 0 के बाद 1 आना है, बट यहाँ पे क्या लिखा जाए ये अभी दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या लिखा जाए, इसलिए हम लिख नहीं पा रहे इसको। हमें इर्रेशनल नंबर्स भी पता है, इर्रेशनल नंबर, बट लिखें क्या? स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगा, हमें नहीं पता। हमें रियल नंबर्स भी पता है कौन से होते हैं, हम बचपन से पढ़ते हैं रियल नंबर्स भी, बट उसको सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे ये नहीं पता, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से एंड कहाँ से है। अगर गलती से हमने एक नंबर लिख भी दिया तो उसके आगे वाला कौन सा लिखोगे? रियल नंबर। 0 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है? हाँ, 0 के बाद 1 तो नहीं आता ना रियल नंबर में। 0 के बाद तो 0.1 भी बैठा है, 0.2 भी बैठा है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे नंबर बैठे हैं। 0.001 भी बैठा है, 0.00001 भी अंदर बैठा है, बट हम क्या लिखें? 0 के बाद कौन सा नंबर लिखें ये हमें नहीं पता। इसलिए हमने सेट बनाना तो सीख लिया। सेट में क्या है? 3 बातें, कलेक्शन करेंगे, वेल डिफाइन करेंगे और डिस्टिंक्ट करेंगे, तो सेट बन गया। इसमें नेचुरल नंबर साफ सुथरा सेट हमें नजर आ रहा है, सारे एलिमेंट साफ साफ नजर आ रहे हैं, होल नंबर्स पता लग रहे हैं, इंटीजर भी पता लग रहे हैं, बट रैशनल को लिखना मुश्किल हो रहा है, इर्रेशनल को लिखना मुश्किल हो रहा है, रियल्स को लिखना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए एक नई चीज हम पढ़ेंगे सेट में, कि सेट क्या, कैसे हम सेट को एक और वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स आती है कि सेट को हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, एक रोस्टर मेथड और दूसरा सेट बिल्डर मेथड। तो इसको रोस्टर फॉर्म से भी जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म है सेट की, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है सेट। तो रोस्टर फॉर्म में क्या है? इन दिस मेथड a set is described by listing all the elements, कि आप सारे एलिमेंट लिखो, कैसे? सेपरेटेड बाय कोमास। तो जो हमने सेट की डेफिनेशन में सीखा था कि एलिमेंट को कैसे सजा के रखना है, वो एक्चुअल में कौन सी फॉर्म थी? वो रोस्टर फॉर्म थी। जैसे हमने नेचुरल नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, सारे के सारे एलिमेंट लिखे हमने, एक तरह से लिखे ही। अब आगे भी तो लिख सकते हैं ना, 5 6 लिखते चलो, बट हम आलसी हो गए कि कहाँ तक लिखेंगे, चलो ऐसे डाल देते हैं। सारे एलिमेंट लिखे हमने, सेपरेटेड विद कोमास भी किए, तो ये वाली सेट की कौन सी फॉर्म होगी? रोस्टर फॉर्म।
जब इस तरह से आप सारे एलिमेंट शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो वो रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, तो लाइक हमने 4 एलिमेंट कलेक्ट किए 1 2 3 4, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। हमने इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल्स कलेक्ट किए ए ई आई ओ यू, वोवल्स कलेक्ट किए, वोवल की कलेक्शन भी क्या होगी, सेट होगी, क्योंकि वोवल डिस्टिंक्ट होते हैं और वोवल्स में कोई भी वेल डिफाइन का चक्कर नहीं पड़ेगा, जो वोवल है वो वोवल है, हमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 8 10 ये भी हो जाएंगे फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, हम सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे और सब में कॉमा डाल रहे हैं, तो ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, रोस्टर फॉर्म। अगर आप सेट को ऐसे लिख रहे हो दैट मीन्स ये रोस्टर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म, अब आपको याद हो अभी हमने क्या किया कि हमसे रैशनल नंबर्स नहीं लिखे गए थे, हमसे इर्रेशनल नंबर्स नहीं लिखे गए, हमसे रियल नंबर्स नहीं लिखे गए। तो कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जिनके हम सारे एलिमेंट चाह के भी शो नहीं करवा सकते। चाह के भी का मतलब क्या है कि हमें पता है कौन से हैं, रियल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, बट हम फिर भी इसको रोस्टर फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे सेट्स के लिए कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में होता क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set possesses a single common property। सारे के सारे एलिमेंट क्या फॉलो कर रहे हैं, एक ही कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, सब में एक प्रॉपर्टी कॉमन है, विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। सेट मतलब कलेक्शन, बाहर वाला बंदा ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कलेक्शन की है सिर्फ वही करेंगे। इसको ध्यान से समझे, हम एक एग्जांपल से अपना काम चलाते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स की जब हम बात की थी, हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हमने लिख लिए थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। अगर मैं इसको इस तरह से नाम दूं कि मुझे ये सारे एलिमेंट लिखने अच्छे नहीं लग रहे, मैंने इसका नाम रख दिया एक x, इन सब का नाम एक रख दिया x, और आगे x के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दी, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो कोई भी पढ़ा लिखा बंदा ये बात पढ़ेगा कि x एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है, तो उसके माइंड में कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, क्लियर है कि यही वाले आएंगे ऊपर वाले जो हमने रोस्टर फॉर्म में सजा के लिखे हैं 1 2 3 4 5। अब ये 1 और ये 2, 1 और 2 फर्स्ट कलेक्शन और सेकंड कलेक्शन में क्या किस तरह का कोई डिफरेंस है, बस लिखने का ही डिफरेंस है, एलिमेंट्स दोनों के पास सेम ही है, ऑब्जेक्ट्स दोनों के पास सेम ही है। x नेचुरल नंबर है लेस देन 5, लेस देन 6 है सॉरी, तो उसमें 1 2 3 4 5 ही आएंगे, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। क्या 6 आएगा, क्या 7 आएगा, क्या 8 आएगा, दोबारा से एक लाइन पढ़ो, विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अगर आपने ये वाले 5 इकट्ठे करके रख दिए तो क्या बाहर वाला कोई बंदा अंदर आने की हिम्मत करेगा, 7 नहीं अंदर आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि क्योंकि इसके पास ये वाली प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सी, नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसी को तो वो बोल रहा है, डेफिनेशन समझिए अच्छे से। x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है, ये कौन कौन बंदा ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 4 5 ये सारे करेंगे, बट आउटसाइड वाला करके दिखाए कोई, 8 नहीं करेगा, 7 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा। इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया जाता है, सबको एक कॉमन नेम दे दिया जाता है। कॉमन नेम क्या दे दिया जाता है, x, और x की आगे बात कर दी जाती है कि x फलाना है, ये है, वो है, x के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स बैठे हो। तो ये दूसरी फॉर्म है, एक हुई रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। होप सो इसमें आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आगे अब हम सेट्स के ऊपर और बात करते हैं कि सेट की टाइप्स कौन कौन सी होती है। टाइप्स में आए सेट की, फाइनाइट सेट, नेम से क्लियर है कि आपने कोई ऐसी कलेक्शन की है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कलेक्ट किए थे, तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका अंत आपको पता है, तो ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट। इंग्लिश अल्फाबेट के आपने वोवल्स की कलेक्शन की, ए ई आई ओ यू,
तो ये भी एक फाइनाइट सेट हो गया। इंडियन क्रिकेट टीम ने कौन कौन से ईयर में वर्ल्ड कप जीता है? ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीता है, ऐसे कितने ईयर्स होंगे? ये भी फाइनाइट है। इनफाइनाइट तो नहीं जीतते, इतना हम सबको पता है। तो ये वाला सेट भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा? तो फाइनाइट में क्लियर होगी होगी बात कि जिस भी कलेक्शन में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा। और जिस भी कलेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सेट क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसमें चलते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स का सेट है, फॉर एग्जांपल रैशनल्स का सेट है, फॉर एग्जांपल होल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, इर्रेशनल का सेट है। इन सारे सेट्स में, इन सारी कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो ये सभी सेट क्या बोले जाएंगे? इनफाइनाइट सेट्स। जिसमें फाइनाइट एलिमेंट वो फाइनाइट सेट, जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स वो इनफाइनाइट सेट। ठीक है। सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब सिंगल, सिंगल एलिमेंट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उस सेट को सिंगलटन सेट बोला जाएगा। सेट को हमेशा कैसे लिखा जाता है? कर्ली ब्रैकेट में। आपने सिर्फ एक एलिमेंट लिखा, इस सेट के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट मीन्स ये सेट क्या हुआ? सिंगलटन सेट। अब जैसे हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कलेक्ट किए थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कलेक्शन है, तो इसको एक अच्छा सा नाम दे देते हैं। बाहर लिख दिया ए इज ए सेट, एक नाम देते हैं, ए इज ए सेट। कैसा सेट है? सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ए इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो पता लग गया। अब इतना बड़ा बार बार लिखने से अच्छा हम ए लिखेंगे। ए का मतलब क्या है? ए के बारे में डेफिनेशन दे दी गई है, आगे क्या है। तो सेट को एक नेम से डिनोट किया जाता है, और ये नेम अमूमन कैसे होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में कैपिटल लेटर्स ए बी सी से हम सेट को डिनोट कर देते हैं, इसकी नोटेशन में आ जाते हैं। तो ए एक सेट है, इसके एलिमेंट्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं? स्मॉल लेटर से, ए बी सी डी। अब ये ए एलिमेंट्स, छोटा ए किसका है? कौन से सेट का एलिमेंट है? कैपिटल ए का। तो इनमें लिंक कैसे बिठाया जाता है? एक साइन डाल के, जो कि है बिलोंग्स टू। ये साइन किसका होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है। तो ए अगर कैपिटल ए का एलिमेंट है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बिलोंग कर रहा है ए को। स्मॉल बी बिलोंग कर रहा है ए को, स्मॉल सी बिलोंग कर रहा है ए को, स्मॉल डी बिलोंग कर रहा है ए को। तो जो एलिमेंट कलेक्शन के अंदर है, ए सेट के अंदर है, वो सब कैसे अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आएंगे? उनके पास क्या चीज होगी? ये बिलोंग्स टू वाला एलिमेंट होगा। तब जाके ये पता लगेगा कि ये एलिमेंट कैपिटल ए का एलिमेंट है। अब जैसे 3 है, 3 को हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। 4 है, 4 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये दोनों के लिए बात सही है। तो ये जो बिलोंग्स टू है ये इनका आधार कार्ड है, ये बताएंगे कि ये इसी देश के वासी हैं। ठीक है जी। तो सिंगलटन सेट उस तरह से क्या होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। सिंगल एलिमेंट में जीरो भी आ सकती है, ऐसा नहीं समझेंगे कि ये एलिमेंट नहीं है, जीरो भी एक एलिमेंट है। अगर इसका नाम, इस सेट का नाम आप बी रख रहे हो तो हम ऐसा लिखेंगे, जीरो बिलोंग्स टू बी। ठीक है। बट वन बिलोंग्स टू बी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए वन को अगर हम अच्छे से लिखेंगे तो वन ऐसा किस तरह से बोला जाएगा? वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू, जो बिलोंग नहीं कर रहा बिलोंग्स टू डाल के उसमें डंडी लगा देंगे एक। तो 3 है वो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा बी। 4 है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, जो सेट एलिमेंट का है, ठीक है, जो एलिमेंट सेट का है उसमें बिलोंग टू, और जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। फाइनाइट सेट क्लियर है, इनफाइनाइट सेट क्लियर है, सिंगलटन सेट क्लियर है। नल सेट, नल मतलब एम्प्टी। ऐसी कलेक्शन जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है वो एम्प्टी सेट, वो नल सेट बोला जाएगा। और इसको बोल सकते हैं हम वॉइड सेट। सपोज एक कलेक्शन की हमने, एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ऐसे एलिमेंट हमने ढूंढने हैं जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो।
और साथ में ये भी लिख दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो ये पहली बात, तो ये कौन सी सेट की कौन सी फॉर्म हुई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुई क्योंकि हमने एलिमेंट का नाम क्या रखा है, x। या फिर एक कलेक्शन करने जा रहे हैं, बी सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर। हमने कुछ ऐसे नेचुरल नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो कि नेगेटिव हो। सी एक ऐसी कलेक्शन हम करने जा रहे हैं, एन odd natural number, an odd natural number which is divisible by 2, an odd natural number which is divisible by 2। अब इन तीनों में खास बात क्या है, पहले में हमें x चाहिए, एक ऐसा रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे, जिसका स्क्वायर करें और +1 करने पे वो 0 आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर करें और -1 होता हो? स्क्वायर तो -1 रियल नंबर में तो कभी नहीं होता। इसका मतलब हम कोई भी ऐसा x यहाँ पे नहीं ढूंढ पाएंगे जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। याद है ना, सेट बिल्डर में प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाता है, ये प्रॉपर्टी है, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। बी वाली कलेक्शन में देखो, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी कभी नेगेटिव हुए हैं आज तक? नहीं हुए। स्टार्टिंग ही कहां से होती है, 1 से, तो नेगेटिव तो कोई भी नहीं होगा। यहां भी हम कोई भी नेचुरल नंबर कलेक्ट नहीं कर पाए। सी में है ओड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। अब 2 से डिवाइड होने वाला ओड नंबर कौन सा हो गया? अब 2 से डिवाइड तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बट 3 तो नहीं हो पाएगा 2 से डिवाइड, 5 तो नहीं हो पाएगा 2 से डिवाइड। इसलिए सी वाली कलेक्शन में भी अपने पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ऐसी कलेक्शन जिसमें आप कुछ कलेक्ट कर ही नहीं पाए, तो ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? नल सेट। अब बात आती है फिर सेट बोलना ही क्यों है? बट क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप कलेक्शन करने गए थे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगा, वेल डिफाइन भी है कि हम एलिमेंट को देख के बता देंगे। उसको देखो कि मैं अगर बोलूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है 2, क्या ए सेट में आएगा? हमें इतना तो पता है ना कि 2 नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अब 3 पूछा जाए क्या आएगा? नहीं आएगा। 7 पूछा जाए नहीं आएगा। इस तरह बी वाले सेट में पूछा जाए क्या -3 इसमें आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते। तो बात वही ध्यान में रखो कि क्या कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। बाहर वाला कोई भी एलिमेंट देख के हम धड़ल्ले से जवाब देंगे, आएगा या नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसलिए ये वाली कलेक्शन भी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है वो भी क्या बोला जाएगा? एक सेट। और ऐसे सेट को क्या बोला जाएगा? फिर नल सेट बोल दो, एम्प्टी सेट बोल दो, या फिर वर्ड सेट बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इस कलेक्शन को कैसे लिखा जाएगा? ए, और साथ में लिख दिया जाएगा इसको a = 5। इफ नोटेशन किसकी हुई? 5 किसको डिनोट करता है? एम्प्टी सेट को। कभी भी हम a को इस तरह से, एम्प्टी सेट को इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। जब आपने ब्रैकेट का यूज कब करना है? जब आपके पास एट लीस्ट वन एलिमेंट हो, एट लीस्ट वन एलिमेंट आपके पास हो, कलेक्शन में कुछ ना कुछ दिखे, खाली हाथ नहीं बैठे हो, तब ब्रैकेट का यूज करना है। जब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, एक बात माइंड में हो कि हमें कैसे लिखना है सेट को? एम्प्टी। ए, इन तीनों एग्जांपल में ए भी एम्प्टी है, बी भी एम्प्टी है, सी भी एम्प्टी है, तो हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए ये वाले सेट क्या हो गए? एम्प्टी सेट। होप सो यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। सिंगलटन सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। क्लियर? आगे चलते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सेट किस कैटेगरी में आएगा? इनफाइनाइट की। इंटीजर्स का सेट इनफाइनाइट, रैशनल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट, रियल नंबर्स का सेट इनफाइनाइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट की कैटेगरी में आएगा। फाइनाइट सेट किस कैटेगरी में, सॉरी एम्प्टी सेट किस कैटेगरी में आएगा? अगर एम्प्टी सेट को पूछा जाए कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, कितने एलिमेंट है आपके पास? 0 एलिमेंट है जी हमारे पास, क्योंकि कुछ है ही नहीं, तो 0 फाइनाइट नंबर है ना। अगर ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, दैट मींस वो सेट फाइनाइट सेट। तो एम्प्टी सेट को भी क्या बोला जाएगा? फाइनाइट सेट। ये बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है जी। इक्विवेलेंट सेट और एक वर्ड आता है इक्वल सेट, इन दोनों को थोड़ा अच्छे से समझ लें। एक कलेक्शन करके दी गई है हमें 1 2 3,
एक कलेक्शन करके दी गई है कि x एलिमेंट है और x एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। प्रॉपर्टी हमेशा आपको साथ में लिखी हुई नजर आएगी और ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी। x टाइप के एलिमेंट्स लो, एक और बीच में बात डाल दो कि x रियल नंबर है और ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, x -1 x -2 x -3 इक्वल टू 0 कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि x की वैल्यू आप कौन सी पुट करोगे इसमें कि इक्वल टू 0 आ जाए, राइट साइड पे 0 बन जाए, ऐसे कौन से एलिमेंट पुट करोगे? 1 -1 0 होता है तो आप x को 1 ले लो, आंसर 0 आएगा। ये कुछ भी बने दोनों, पर 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा ना। आप x को 2 ले लो या x को 3 ले लो, सभी क्या बनाएंगे? 0। क्या इन तीनों के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट है जो 0 बना देगा? हमें तो नहीं दिख रहा रियल में ऐसा कुछ हो, ना ही कॉम्प्लेक्स में होगा जो इसको 0 बना दे। तो जो आपने a लिखा है वो ध्यान में आ रहा है कि b भी तो वही है। कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ लो, एक ही बात है। 1 2 3 इसमें भी वही एलिमेंट, अगर इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, बी कौन सी फॉर्म में दे दिया था? सेटलमेंटर फॉर्म में। ए कौन सी फॉर्म में दे दिया था? रोस्टर फॉर्म में। बट बी की रोस्टर बनाएंगे तो वही आएगा। तो ये दोनों सेट क्या हो गए? इक्वल सेट, ए इक्वल टू बी। अगर आपने दोनों सेट्स को इक्वल देखना है तो आपको दो बातें देखनी है कि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। सेम का मतलब इक्वल होंगे, सेम यहां पे यूज ना करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दूसरी बात, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। अगर इस ए सेट के पास 3 एलिमेंट है तो बी सेट के पास भी 3 एलिमेंट होंगे और वो 3 एलिमेंट हूबहू होंगे भी सेम। मतलब अगर इसके पास 1 2 3 है, इसके पास भी 1 2 3 होगा। हाँ, इतनी सी फ्रीडम हम बी को दे सकते हैं कि वो अपने एलिमेंट्स को 2 1 3 लिख ले, तो कुछ पहाड़ नहीं गिर पड़ा यहाँ पे। इसके पास भी 2 है 1 है 3 है, इसके पास भी 2 है 1 है 3 है। उल्टा भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स को शफल कर सकते हो आगे पीछे, सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 3 1 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। उनमें साइन भी क्या आ जाएगा? इक्वालिटी का। तो ये हुए इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट में आप सिर्फ एक काम करो कि फर्स्ट वाली बात आप रखो अपने पास। हम अभी फाइनाइट सेट पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई दो सेट फाइनाइट है, ए एंड बी फाइनाइट सेट है, तो आप उनको इक्विवेलेंट सेट कब बोलोगे? इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। इक्विवेलेंट के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है और इक्वल के लिए उनके साथ साथ एलिमेंट्स का भी सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, ए सेट जब आपके पास है 1 2 3 और उसी टाइम बी सेट आपके पास है ए बी सी, तो बी सेट के पास अपने एलिमेंट है, ए सेट के पास अपने एलिमेंट है, दोनों के एलिमेंट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। बट एक बात कॉमन है कि इसके पास भी 3 एलिमेंट्स है, इसके पास भी 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है। तो इसलिए इन सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट में ध्यान रहे कि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ज्यादा जोर देते हैं और इक्वल सेट पे दोनों बातों पे जोर देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे भी और एलिमेंट्स पे भी। एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये अगर होगा तो बात बनेगी, अदरवाइज ऐसा इक्वल सेट्स हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने बात की है फाइनाइट सेट के बारे में, थोड़ा ध्यान रहे क्योंकि रियल एनालिसिस में इक्विवेलेंट सेट्स का मीनिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बट फाइनाइट सेट में यही है, इसलिए हम अभी यहीं तक रुकेंगे। आगे जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है वो रियल एनालिसिस में पढ़ेंगे। क्लियर है जी? तो यहां तक होप सो आपको बात क्लियर होगी होगी कुछ बड़ा काम नहीं है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन, नल सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। आगे चलते हैं। टू सेट्स, अगर दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी, वो ज्वाइंट है वो डिसज्वाइंट है, इंटरसेक्शन वर्ड आया और कोई नए नए वर्ड्स आएंगे, अब इनके ऊपर हम अच्छे से बात करते हैं। तो एक सेट है ए 1 3 5 7, एक कलेक्शन की गई है बी 2 3 4 5। ए सेट में 4 एलिमेंट्स, बी सेट में 4 एलिमेंट। पहली बात तो हमारे माइंड में ये चल गया
कि ये वाले सेट कौन से हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बट एलिमेंट एक दूसरे में अलग अलग है, सारे एलिमेंट्स सेम नहीं है दोनों सेट के पास। तो ए और बी में क्या कुछ कॉमन है, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग कर रहा हो, जो बी को भी बिलोंग कर रहा हो। 3 बिलोंग कर रहा है ए को, 3 बिलोंग कर रहा है बी को, 5 बिलोंग कर रहा है ए को, 5 बिलोंग कर रहा है बी को। ये जो एलिमेंट्स हैं ये दोनों सेम है, मतलब सेम शक्लें हैं इनकी, और ये ए को भी बिलोंग कर रहा है और दूसरे सेट को भी बिलोंग कर रहा है। तो इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, ये कौन से एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट्स, ये दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स को सेट्स में कैसे डिनोट किया जाता है, इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर ए सेट है, बी सेट है, इनके कॉमन एलिमेंट देखने हैं और तो बीच में कॉमन नहीं डालेंगे, उसके लिए एक नोटेशन बन गई है सेट में, ये यू डाल देंगे उल्टे वाला, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला जो उल्टा यू है ये किसको डिनोट करता है, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, ये भी एक कलेक्शन है, मतलब एक सेट है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसमें, आया 3 एंड 5। तो अगर हम इस सेट को इन जनरल सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे, और पता है x एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन वाली, इसका मतलब x बिलोंग करेगा a को, बीच में नाम देंगे एंड x बिलोंग्स टू b। ये डेफिनेशन बनती है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट दिए हों आपके सामने तो उनमें कॉमन एलिमेंट को डिनोट कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी से, और जो एंड वर्ड है ये डिनोट भी किसको करता है, इंटरसेक्शन को। जब भी इंटरसेक्शन की बात आएगी, एंड वर्ड लगा हुआ है, तो आपको कौन से एलिमेंट्स देखने हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम बात करें कि मुझे ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स एक ही डब्बे में डालने हैं। तो मैं इसमें 1 डालूंगा, 2, 3, 4, 5, 7, 3 एक बार और आएगा, 5 एक बार और आएगा, ये वाले एलिमेंट आ गए इसमें। बट मुझे अब इनकी कलेक्शन की है, उनको नाम देना है कि मैंने कलेक्शन की है, और मैं ऐसी कलेक्शन को वेल डिफाइंड भी बनाना चाहता हूँ और डिस्टिंक्ट भी बनाना चाहता हूँ। इन शॉर्ट मैं इनको सेट बनाना चाहता हूँ। तो सेट में मुझे क्या करना होगा, जो रेपिटेशन है उनको बाहर करो, 5 भी रिपीट हो रहा है इसको भी बाहर करेंगे, और कलेक्शन को कैसे लिख दिया, 1 2 3 4 5 7, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। कोई एलिमेंट रह तो नहीं गया जो नहीं आया। अगर हमने दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा किया था तो कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं बाहर रह गया गाड़ी से जो अंदर नहीं बैठा, सारे के सारे एलिमेंट आ गए। तो जब आप दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हो, इकट्ठा करना मतलब क्या होता है, यूनियन करना। तो ये वर्ड आया है कि यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, जिसको डिनोट कैसे किया जाता है, यू से। जब आप एक लिखोगे ए यू बी का मतलब आप क्या लिखने जा रहे हो, ए यूनियन बी, हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब आप सारे एलिमेंट्स को इकट्ठे करने जा रहे हो, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आप सेट्स में से एलिमेंट्स कॉमन निकाल रहे हो। इसको हम एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो, पहले तो नोटेशन होगी ए यूनियन बी। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। खास बात क्या रहेगी, प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। जो और वर्ड आया है ये किसको डिनोट कर रहा है, यूनियन को। या तो ए का एलिमेंट हो, या फिर या तो बी का एलिमेंट हो, या फिर दोनों का एलिमेंट। अगर ए के पास है, अगर बी के पास है, या दोनों के पास है, तो आप उस एलिमेंट को कौन से सेट में रखोगे, पक्का ए यूनियन बी में। फॉर एग्जाम्पल ए के पास 1 - 1 0 2 है, और बी के पास
7 8, ये 2 एलिमेंट्स हैं। तो हमें करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। कौन कौन से एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं? 1 नजर आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2, दूसरे के पास 7 आ रहा है, 8 आ रहा है। इन सबको इकट्ठा करके लिख दिया तो ये क्या बन गया? यूनियन। हाँ, अगर एलिमेंट ऐसा कुछ कॉमन होता दोनों में से, दोनों के पास होता, तो हम उसको एक बार ही लिखते, क्योंकि ये भी हम क्या करने जा रहे हैं? सेट बनाने जा रहे हैं। सेट में रेपिटेशन अलाउ नहीं होती। ठीक है। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या डिफरेंस होगा? एक्स आएगा, एक्स बिलोंग करेगा ए को, बीच में हम क्या यूज करेंगे? एंड, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे वर्ड क्या होता है? एंड। यहाँ पे वर्ड क्या होता है? और। और डिनोट किसको करता है? यूनियन को। और एंड किसको डिनोट करता है? इंटरसेक्शन को। तो ये दो बातें समझ लेनी जरूरी है। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर ए सेट हमें गिवन है 3 5 -8 9 एंड बी सेट गिवन है 1 3 5 7, देन ए यूनियन बी विल बी, ए यूनियन बी सभी सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दो। 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, -8 आएगा एंड 9 आएगा। तो ये ए यूनियन बी बन गई। हमने 3 को एक बार ही लिखा, हमने 5 को एक बार ही लिखा। इसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाए तो क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट देख लो कौन से हैं, कॉमन कौन से हैं? 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। 3 आ जाएगा, 5 आएगा। तो ये इंटरसेक्शन हो गया और ये यूनियन हो गया। बस वर्डिंग ध्यान में रहे। यूनियन का मतलब इकट्ठा करना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन लेना होगा। ठीक है। अब कुछ बड़े सेट्स के ऊपर हम बात करें, अलग से बात सेट्स को देखें कि नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं। इनकी यूनियन क्या होगी? नेचुरल नंबर में होल नंबर मिला दिए, क्या ही बन जाएगा? नेचुरल के पास 1 2 3 4 ये सारे नंबर थे, होल नंबर के पास 0 1 2 3 4 ये थे। अब ये वाले तो इसके पास भी थे तो दोबारा तो नहीं लिखेंगे, तो ये वाला सेट क्या बन जाएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 3, तो ये तो वापस क्या बन जाएगा? होल नंबर्स का सेट ही बन जाएगा। अगर नेचुरल नंबर्स की इंटरसेक्शन करें होल नंबर्स के साथ तो क्या बनेगी? कॉमन क्या है इनमें? 0। अब 0 को खाली नहीं लिखेंगे, सेट में लिखेंगे तो सेट वाली नोटेशन देंगे। इस तरह नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन इंटीजर करेंगे तो क्या है? इंटीजर के साथ इनकी इंटरसेक्शन की कौन से ऐसे एलिमेंट कॉमन है जो इंटीजर भी है और नेचुरल नंबर भी है? वो भी सारे क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर्स। क्योंकि कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 अप टू ये वाले सारे। ठीक है। रियल नंबर्स की इंटरसेक्शन अगर नेचुरल्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा? नेचुरल नंबर्स आएगा। क्लियर है। रैशनल नंबर्स और इंटरसेक्शन करेंगे रियल के साथ तो कॉमन कौन से आएंगे? रैशनल्स ही आएंगे। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से इंटरसेक्शन देखेंगे और यूनियन देखेंगे। इस तरह अगर हम रियल नंबर्स की यूनियन करें नेचुरल्स के साथ तो क्या आएगी? अगर रियल में नेचुरल मिला दिए, रियल नंबर्स में तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये सारे नंबर ऑलरेडी आ ही जाते हैं ना इसमें 1 2 3 4, तो ये कुछ नया नहीं बनेगा, रियल नंबर्स ही बनेंगे। ठीक है जी। होप सो ये वाली बात भी आपको क्लियर हुई होगी। अब थोड़ा और अच्छे से इस बात को पढ़ें। सपोज आपको एक सेट दे रखा है ए में एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल्स है और आगे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है -1 लेस देन एक्स लेस देन 4। अब इस बात को समझिए हम पहले। -1 से लेके 4 तक जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सब की कलेक्शन की गई है। -1 से 4 ये 0, मतलब ये सारे नंबर्स इसमें इस लाइन के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे आएंगे क्योंकि रियल नंबर्स बोले गए हैं। और एक बी सेट दिया गया, इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे जो कि रियल नंबर्स ही हैं और क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? -2 से लेके 3 तक। अब -2 से लेके 3 तक, यहां तक, तो इसमें जो भी नंबर्स आएंगे वो सारे कलेक्ट करके रख दिए गए। ठीक है। ये बी वाले एलिमेंट्स हो गए और ये ए वाले एलिमेंट्स हो गए। अब इनका यूनियन और इंटरसेक्शन हमें देखना है कि क्या होगा। ए यूनियन बी, इकट्ठा कर दिया सबको। इकट्ठा करोगे तो -1 तक, -1 और ये 3 तक, ये एलिमेंट दोनों के पास है। ये वाले जो दोनों के पास का मतलब कॉमन है, तो ये एलिमेंट हम लिखेंगे पर एक बार ही लिखेंगे। और एक्स्ट्रा क्या क्या आ गया? -2 से लेके -1 वाला पार्ट भी आएगा ना, क्योंकि हमने क्या बोला था, चाहे बी के पास एलिमेंट हो या फिर ए के पास हो, यूनियन में तो आके रहेंगे। और दूसरी तरफ किसके पास ज्यादा एलिमेंट है? 3 से लेके 4 तक,
तो इकट्ठा करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, एक्स रियल नंबर्स ही होंगे, और कहां से, -2 से शुरू होके कहां पे खत्म हो जाएंगे, 4 तक। इस बात को थोड़ा अच्छे से देख लो, इनकी यूनियन क्या बनी, -2 to 4। -2 से -1 ओनली किसके मेंबर थे, सॉरी, -2 से -1 ओनली मेंबर्स किसके थे, बी के, और 3 से 4 वाले मेंबर किसके थे, ए के। बट हमने यूनियन में दोनों रखे, क्योंकि यूनियन में दोनों आते हैं, पीछे किया था ना, या तो ए के पास हो या बी के पास या फिर दोनों के पास। अब इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में होते हैं कॉमन एलिमेंट्स, वो वाले एक्स आएंगे जो कि रियल नंबर है और साथ में कॉमन है। कॉमन कौन से हो गए यहाँ पे, -1 से लेके 3 तक जो दोनों के पास है, तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अब इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ही क्यों लिखा, हमने रोस्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। अगर आप लिख सकते हो तो जरूर लिखो, मैंने यहाँ पे -2 लिखा है। अगर बता सको अगला नंबर कौन सा है तो हम जरूर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। -2 के बाद कौन सा रियल नंबर आता है, आज तक नहीं पता लगा कौन सा आता है, और ना ही हम उसको लिख सकते। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में बात की थी, कुछ ऐसे सेट हैं जिनको हम रोस्टर फॉर्म में चाह के भी नहीं बना सकते, तो उनको सेट बिल्डर की नोटेशन में ही लिखा जाता है। तो इसको भी हम सिर्फ सेट बिल्डर की फॉर्म में ही लिख सकते थे, तो लिख दिया। क्लियर हो गया ये इंटरसेक्शन एंड यूनियन, ध्यान में रखने इन बातों को। कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं जल्दी से। सपोज ए सेट है आपके पास, ए सेट में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, और सेटिस्फाई किसको कर रहे हैं, x² + y² = 1। बी सेट है जिसमें एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स हैं, और ये सेटिस्फाई किसको कर रहे हैं, y = x को। अब ध्यान में रहे, सेट में हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ गए। एलिमेंट कैसे लिए गए, एक्स वाई एलिमेंट कहाँ पे होते हैं, ये तो एक्स वाई प्लेन में होते हैं, तो बात कुछ बड़ी नहीं है, बस समझने वाली कि एक्स वाई प्लेन में इसने वो वाले एलिमेंट कलेक्ट किए हैं फर्स्ट सेट के, जो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन हमें पता है ये कौन सी इक्वेशन होती है, ये सर्कल की इक्वेशन होती है ना। तो एक सर्कल बना लो, सेंटर कितना है इसका, 0 0, और रेडियस कितनी है, 1। तो 0 0 और 1 के ऊपर हमने सर्कल बना लिया, इक्वल टू 1 है, मतलब बाउंड्री वाले पॉइंट सारे के सारे इसने कलेक्ट कर लिए। अब देखो कितने सारे पॉइंट हैं, हम इनको लिख तो नहीं सकते ना कौन कौन से पॉइंट है, 3 4 5 लिख लेंगे पर सारे पॉइंट्स नहीं लिख सकते, तो ये वाले पॉइंट आ गए, ओके। बी सेट में वो वाले एलिमेंट्स लिखे एक्स वाई टाइप के जो इस लाइन के ऊपर है, y = x लाइन कौन सी होती है, ऐसे वाली, ये y = x लाइन होती है। ठीक है, तो ये ए सेट बन गया, और ये लाइन क्या बन गई, बी सेट बन गई। कॉमन कौन से हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो दोनों के पास है, देखो एक तो ये वाला पॉइंट चमक रहा है, इस पे मैंने अभी गोला लगाया ये, और ये वाला पॉइंट, ये दोनों के ऊपर आ रहा है, ये सर्कल के ऊपर भी आ रहा है और ये लाइन के ऊपर भी आ रहा है। हालांकि अगर आप ये वाला पॉइंट देखो जिस पे अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये तो ये ओनली लाइन के पास है, सर्कल के पास नहीं है। इस पिक्चर में कौन से ऐसे दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं जो सर्कल पे भी हैं और लाइन पे भी हैं, तो यही वाले दोनों हो गए, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। ये कौन कौन से होंगे, इनको हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दो। सोल्व करने का मतलब एक से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो, x², मैंने y की वैल्यू फिर इसमें क्या पुट कर दी, x की पुट कर दी, x² + x² कितना हो गया, 2x² = 1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, ±1/√2। और अगर x 1/√2 है तो y भी कितना हो गया, 1/√2, क्योंकि y = x है। अगर x -1/√2 है तो y भी कितना हो गया, -1/√2। अब दिमाग में कभी आए कि मैं ये भी लिख लूं 1/√2 -1/√2, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एलिमेंट्स तो ये वाले चाहिए जिसमें y और x दोनों सेम हो, ये दोनों सेम नहीं है इसलिए ये नहीं आएगा। ये ऐसा लगेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को तो कर जाएगा सेटिस्फाई, बट सेकंड को भी तो करवाना है, क्योंकि फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्शन, समझ रहे हो। तो इसलिए ये दो पॉइंट्स ही आएंगे, 1/√2 1/√2 -1/√2 -1/√2, ये एक पॉइंट काउंट होगा, कोमा दूसरा पॉइंट काउंट होगा, क्योंकि सेट में पॉइंट ही कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर जैसे। क्लियर हुई बात। तो इस सेट में दो ही एलिमेंट्स आए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए सेट और बी सेट आपको दिए गए थे, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो हमें पहले तो हमें इस छोटे से ग्राफ से पता लग गया कि हमने हिस्से में
सिर्फ 2 पॉइंट आने वाले हैं, तो ये वाला सेट पक्का कौन सा होगा? फाइनाइट सेट। ये सेट इनफाइनाइट नहीं होगा। हाँ, अगर इसमें पूछा जाता ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी में क्या लिखते? क्या हम ओनली सर्कल लिखते? क्या हम ओनली लाइन लिखते? नहीं। ए यूनियन बी में दोनों एलिमेंट्स आते हैं, वो वाले एक्स वाई आते जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, बीच में क्या डाल देते? और वाई इक्वल टू एक्स है। क्योंकि हम सारे एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हमने इसी फॉर्म में एज इट इज यूनियन वाली डेफिनेशन की फॉर्म में इन सेट्स को लिख दिया। तो इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सर्कल वाले भी आ जाएंगे और लाइन वाले भी आ जाएंगे। दैट मीन्स ये सेट पक्का क्या होगा? इनफाइनाइट। क्योंकि y इक्वल टू एक्स वाले एलिमेंट ही कितने होते हैं, यही नहीं हम गिन पाएंगे। 1 1 2 2 3 3, ये सारे इसमें आ जाएंगे। 2 2 3 3, इसलिए ये वाले सारे एलिमेंट ही इसमें आएंगे। तो ये सेट क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है जी? तो होप सो ये दोनों बातें आपको समझ आई होंगी, इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होती है। और अच्छे से समझ आएगा जब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारी। तो यहाँ तक बात जरूर क्लियर होगी। तो आगे चलते हैं। अभी तो सेट्स हमने देख लिया, जॉइंट सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ पीछे बात करें, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं और जॉइंट सेट्स कौन से होते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, मतलब कि कॉमन एलिमेंट कुछ ना कुछ है सेट्स में, देन वो सेट्स क्या होंगे? जॉइंट सेट्स। उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, आपस में जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने वाला कोई ना कोई है। ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों की बात सुनता है, जो दोनों के घर में जाता है। और ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी हुआ, आपस के एलिमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, लड़ाई हो रखी है पूरी तरह से, तो ये वाले सेट्स क्या बोले जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, क्लियर हुई बात? मतलब एक सर्कल, अगर ये पहला सेट है, ये वाला दूसरा सेट है, ये दूसरे सेट का घर है, आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गए? सेट्स डिसजॉइंट हो गए। और एक ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनमें अगर कुछ भी कनेक्शन बैठा है, आपस में कोई रास्ता है एक दूसरे के घर में जाने का, तो ये वाले सेट कौन से हो जाएंगे? जॉइंट सेट्स। तो सिंपल से एग्जांपल अगर लें, ए 1 2 3 है और बी 4 5 6 है और सी 2 5 6 है। तो ए और सी की बात करें, ए इंटरसेक्शन सी कुछ आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, क्या कुछ आ रहा है? ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं दिख रहा, तो एम्प्टी लिख देंगे। तो ए और बी सेट कौन से होंगे? डिसजॉइंट। और ए एंड सी कौन से होंगे? ज्वाइंट। ठीक है, इनमें कुछ कॉमन था तो ये ज्वाइंट सेट्स हो गए, जिनमें कुछ कॉमन नहीं है वो डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो इन दोनों में सिर्फ इतनी सी बात है, अगर इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट है, दैट मीन्स वो एलिमेंट्स, वो सेट, दोनों सेट कौन से होंगे? डिसजॉइंट, सॉरी ज्वाइंट। और कुछ भी कॉमन नहीं है, दूर दूर बैठे हैं, तो वो सेट कौन से होंगे? डिसजॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है। एक ए सेट है आपके पास और एक बी सेट है, ए एंड बी, 1 2 3 4 5। बी में एलिमेंट है 3 4 5 6 और एक बोले रहते हैं 7। तो डिफरेंस का मतलब हमें ए माइनस बी दे। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स हटाने हैं, हटाने, एलिमिनेट करने, हटाने हैं। ध्यान रहे, माइनस नहीं करने। वर्ड जरूर आया डिफरेंस, माइनस से रिलेट कर रहा है, बट यहाँ पे बात करनी है कि उन एलिमेंट्स को हटाना है। ए 2 माइनस 3 माइनस 1 नहीं करना, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। आपको एक एक घर में जितने बी के बंदे नजर आ रहे हैं, वो उनको कांटा मार दो। बी में 3 है तो फिर 3 यहाँ से चला जाएगा, बी में 4 है, ये यहाँ से चला जाएगा, बी में 5 है, यहाँ से चला जाएगा। तो ए के पास कितने बचे जो सिर्फ ए की बात ही सुनेंगे? वो बचा 1 एंड 2, और इसी को बोलेंगे हम ए माइनस बी। ये रहे ध्यान में कि ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस का मतलब अगर आप a माइनस बी की बात कर रहे हो, तो
ए के एलिमेंट रखने हैं जो सिर्फ ए के हैं, बी के साथ कॉमन है उनको उठा के बाहर मारो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। यही अगर बात की जाए बी माइनस ए की, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी में से ए के एलिमेंट हटा दो। ए में क्या नजर आ रहा है, 1, इसके पास नहीं है, हटाने को कुछ नहीं है। ए में 2 नजर आ रहा है, इसके पास 2 नहीं है। 3 नजर आया था, 3 हट जाता। 4 नजर आया था, 4 हट जाता। 5 नजर आया था, 5 हट जाता। तो बचा कौन, 6 7। हाँ, अब ध्यान में रहे कि ये तो नहीं आंसर बन सकता था 1 2 6 7, ये नहीं था आंसर, क्योंकि 1 और 2 किसके एलिमेंट हैं, ये ए के एलिमेंट हैं। ये ध्यान रहे, जब आप b माइनस ए निकालने जा रहे हो तो ध्यान में सिर्फ एक बात रहे, आंसर कौन से एलिमेंट्स का आएगा, b के एलिमेंट्स, कि b के एलिमेंट्स, b के एलिमेंट्स ही आंसर में होंगे। ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे, चाहे जितने मर्जी बच जाए उसके पास, हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे, तो ये नहीं आएगा, आंसर 6 7 ही था। यही अगर ए के पास 3 4 5 6 7 होते हैं, बी के पास 1 1 2 सिर्फ ये 2 एलिमेंट है, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों के पास हो, नहीं है, तो बी के पास 1 2 था, बस यही इसका आंसर है, बस ये ध्यान में रखें। ठीक है, और अगर a माइनस बी करते तो कोई एलिमेंट है जो b से, हम b के पास 1 है, उधर 1 नहीं हटाना हमने, है ही नहीं उसके पास। इधर 2 है, 2 नहीं हटेगा। a के कितने एलिमेंट बचे जो b के साथ कोई नाता नहीं रखते, सारे के सारे ही बच गए, तो फिर a माइनस बी यही आंसर आ। क्लियर है, तो ये है डिफरेंस ऑफ सेट्स, दो सेट्स को माइनस करना है। जो पहले नंबर पे आया, a माइनस बी करने जा रहे हो तो a को प्रेफरेंस मिलेगी, a के एलिमेंट्स आएंगे आंसर में। बी माइनस ए करने जा रहे हो तो बी के एलिमेंट से फोकस रखेंगे, ए के एलिमेंट्स कॉमन है तो हटाओ, नहीं तो वही आंसर है। क्लियर, आगे चलो। नाउ यूनिवर्सल सेट, सेट में देखिए यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, और साथ में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा सेट, कि ए एक सेट लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, ए सेट लिया, और इसके साथ ही मैंने एक बी लिया 2 3 4 5, ए सेट ये बन गया, बी सेट ये बन गया 2 3 4 5। अब बी में ऐसे कौन से एलिमेंट नहीं है जो इसको ए बनने से रोक रहे हैं, मतलब अगर हम ये बोलें क्या बी और ए इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, नो, क्योंकि बी में कितने एलिमेंट हैं, ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, और ए में कितने एलिमेंट हैं, ये 3 और 3 6 और 7, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट्स की कमी है, 3 एलिमेंट्स की कमी है। अगर 3 एलिमेंट और इसके पास आ जाए तो ये ए के इक्वल हो सकता है। तो बट एक और बात देखें कि बी के पास जितने भी एलिमेंट हैं ये ए के पास तो है ऑलरेडी, 3 4 5 6 3 2 3 4 5, सॉरी, ये वाले एलिमेंट्स, ये तो बी बैठा है ना बीच में, उसके बैठा है ए के अंदर ही, ये ए के बीच में ही बैठा था। तो ए सेट बी के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। इसको एक और भी नाम देते हैं, वो आगे चल के पढ़ते हैं, अभी ये यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा है, इसके टुकड़े करके ही कुछ सेट आपस में बने हैं। अगर ए की बात कर, ए हमने सी सेट लिया एक 3 4, एक डी सेट लिया हमने 6 7, एक ई सेट लिया हमने 1 6 7, इन सभी सेट्स को देखो, इन सभी सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स ए को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब ये बी सी डी ई कहाँ से निकले हैं, ए में से ही निकले हैं। अगर ए सेट ये बड़ा गोला है, बड़े वाला गोला है, सॉरी इसको यू नाम ऑलरेडी दे रखा है तो यू बोलते हैं, इसका नाम अगर यू है, ये यू बड़े वाला गोला है, तो ए इसके अंदर बैठा है, बी भी इसके अंदर बैठा है, सी भी इसके अंदर बैठा है, हमने डी भी बना दिया, हमने ई भी बना दिया, ये सारे इसके अंदर बैठे। ए सेट ले लो 2 6, तो ए इसके अंदर बैठा है, बी भी अंदर बैठा है, सी डी ये सारे इसके अंदर बैठे हैं। वो ऐसा कौन सा सेट है जो सबको समाये बैठे है अपने अंदर, वो होगा यूनिवर्सल सेट। ये हो गया यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा, ठीक है, जो इसके सारे छोटे टुकड़े नजर आ रहे हैं। क्लियर हुई बात। तो अब इसी के साथ ही एक वर्ड जुड़ के आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे वहां पे यूनिवर्सल सेट आपको हमेशा गिवन होगा, सबसे बड़ा सेट क्या होता है पहले इसको समझ। यू अपने पास यूनिवर्सल सेट था जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट थे, ठीक है, और उसका एक छोटा टुकड़ा आया अपने पास 2 3 4 5। अब बी की जिद है कि बी चाहता है कि मैंने भी यू बनना है, मैंने भी यू के बराबर बनना है। तो बी ने अपने आप को थोड़ा ऑब्जर्व किया कि कौन से एलिमेंट की कमी है, कौन से एलिमेंट्स की कमी है वो साइड पे लिख लिए। 1 नहीं था इसके पास, इसके पास 6 नहीं था, इसके पास 7 नहीं था, ये एलिमेंट नहीं थे इसके पास, बी के पास, जो इसको यू बनने से रोक रहे हैं। तो यही एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। ये वाली जो अलग कलेक्शन है वो कलेक्शन जो बी के पास नहीं है बट यू के पास है, ऐसी कलेक्शन को क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसकी नोटेशन क्या रहेगी, बी के ऊपर छोटा सा सी डाल देंगे जो रिप्रेजेंट क्या करेगा, बी के ऊपर सी डाल दिया तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। इस सी को, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि आपको एक बड़ा सेट दे रखा होगा, 1 2 3 4 5, सपोज ये सेट दे दिया है, इसको बोल दिया कि ये यूनिवर्सल है, ये सबसे बड़ा सेट। इसमें से हमने एक छोटा टुकड़ा निकाला 2 3, तो इस सी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी का कॉम्प्लीमेंट वो वाले एलिमेंट जो सी के पास नहीं है बट ए के पास है। कौन से बचे, 1 बचा, 4 बचा और 5 बचा, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो बस इतनी सी बात है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से छांट लो, जो यूनिवर्सल के पास हो बट सेट के पास ना हो वो एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट के पास चले जाएंगे। क्लियर हुई बात। हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रहे, अगर कभी एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा गया, लाइक ए सेट दे दिया आपको 1 2 3, है ना, और पूछिए कि बताओ जी ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए होगा। किसमें देखें कॉम्प्लीमेंट, ये तो बता दो, ठीक है। यू आपको सपोज दे दिया गया -1 1, -2 2, -3 3, ये सेट दे दिया, बोला कि ये यूनिवर्सल है, और ए दे दिया। अब बता देंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 2 3 था, 1 2 3 इसमें से हटा दो, 1 2 3 हटा दिया, बचे कौन से, -1 -2 -3, ये क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। तो इतनी सी बात है बस। तो इसलिए जब यूनिवर्सल सेट रियल नंबर्स का सेट हो और ए सेट हम बोल दें कि रैशनल नंबर है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसलिए हम इर्रेशनल की नोटेशन ऐसी देते हैं, क्यू के ऊपर सी डाल देते हैं जो डिनोट क्या करता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट को। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इर्रेशनल नंबर्स, ये रूट वाले ई आ गया, पाई आ गया, ये सारे नंबर्स, ये इर्रेशनल नंबर्स किसका कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं, रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट आर। अगर रियल नंबर्स का सेट यूनिवर्सल सेट है सबसे बड़ा, रियल में से अगर हम रैशनल हटा देंगे तो बचेंगे कौन से, इर्रेशनल। तो इसलिए रैशनल का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाता है, इर्रेशनल, ठीक है। आगे चलते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब देखो, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो ए में अगर आप कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दोगे तो ये क्या बन जाता है, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट। ये क्लियर है ना। ए में कमी क्या थी, जो उसको बनने से, यू बनने से रोक रहा था, उसका कॉम्प्लीमेंट था। अगर ए में हम उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देंगे, मिला देंगे, मतलब यूनियन कर देंगे इन दोनों की, दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो वो पक्की बात है, वो क्या बन जाए, यूनिवर्सल सेट बन जाए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी। ये वाले सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, पीछे वाले एग्जांपल से हमें ये बात क्लियर है। हम वही देखते हैं जो ए के पास है और जो ए के पास नहीं है बट यू के पास है, ए के पास नहीं है वो कहाँ चले जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के पास, इसलिए इनमें कुछ भी कॉमन होने का कोई चांस नहीं है। क्लियर। तीसरी बात, u माइनस ए, यू में से अगर ए हटा देंगे तो बचेगा भी क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। यू में से ए हटाया वो क्या बन जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये तीन बातें ध्यान में रखनी है कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट, यू माइनस ए को भी हम ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और एक बात,
फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी नोट कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसका फिर ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वो क्या बन जाता है ए। ये ऐसा ध्यान में रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कट गए। दो बार कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो सेट वापस वही का वही आ जाएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। तो ये चलिए इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट इतना ही रखते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने जितना भी इस वीडियो में अभी हमने यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन वही करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में दिखने को मिलेंगे। ये यूपी टीजीटी का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसका क्वेश्चन है ये। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि ए माइनस ए प्लस बी करके हम ये आंसर नहीं देंगे। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो रुक जाओ, ऐसा आंसर नहीं होगा। ए में से माइनस क्या करना है, ए माइनस बी, मतलब ए में से, इसको ध्यान रहे, ए में से हमें ए माइनस बी के एलिमेंट, ए माइनस बी के एलिमेंट्स हटाने हैं। ये ध्यान रहे, ये काम करना है ना हमें, ए में से ए माइनस बी के एलिमेंट्स हटाने हैं। अब ए में ए माइनस बी ना, ए सेट है 1 2 3 4 5, बी सेट है 2 3 4। तो a माइनस बी, तो पहले देखो क्या है, a में से अगर हमने b हटा दिया पहले तो 1 बचेगा और 5 बचेगा। अब a में से फिर a माइनस बी करें तो देखो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या बचेगा, a में से a माइनस बी मतलब 1 5 हटा दिए तो बचा कितना 2 3 4, ये बचा 2 3 4 ही आया। अब 2 3 4 b भी है ना, और 2 3 4 a इंटरसेक्शन b भी है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है इसका, वो भी ध्यान से देखो 2 3 4, समझे बात। तो इसलिए बी आंसर जल्दी से लगा देना सही नहीं था, इसको देखा कि बी बच गया तो ये आंसर नहीं लग जाना चाहिए, इसलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। और ए सेट अपने पास यही था और बी हमने क्या लिया 7 8, ठीक है, बी 7 8 लिया। अब बताओ जरा ए माइनस बी कितना आया, ए माइनस बी में क्या आएगा 1 2 3 4 5 आ जाएंगे। अब ए माइनस बी करना है मुझे, क्या आया आंसर, ए में से ये सारा सेट ही हटा दिया तो बचा ही नहीं कुछ, तो आंसर क्या आया 5। 5 का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है इसका, एम्प्टी आ रहा है। मतलब मैं इसको देख रहा हूँ कि ऑप्शन देखो कैसे, जब आप ए में से ए माइनस बी माइनस करोगे तो क्या ए माइनस बी बचा इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो भी हमने ये की, तो ये तो नहीं बचा ना, बी भी नहीं बचा, क्या ए यूनियन भी बचा है, ये भी नहीं बचा, क्या है ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर हुई बात है। तो अपना आंसर कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हमने कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, हमने सिर्फ 2 एग्जांपल ली और चेक करके देख लिया कि कौन सी 3 ऑप्शन यहां से कट रही है। एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के 2 रास्ते होते हैं हमेशा, या तो एक सही ऑप्शन पता हो या फिर 3 गलत ऑप्शंस पता हो। हमने ए एंड बी 2 सेट लिए, चेक करके देख लिया कि क्या क्या बन रहा है, तो अपना आंसर ए इंटरसेक्शन बी बना। अब ये कैसे बना, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। ए माइनस बी का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम्स करेंगे, उससे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, बट मैं स्टार्टिंग में वेन डायग्राम से पंगा नहीं ले रहा अभी, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाएगी एक्चुअल में बातें होती क्या है। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है देखो, यही हमने एग्जाम्पल से सीखा। 1 2 3 4 5 है, अगर बी में अगर 2 3 4 है, आप ए में से बी माइनस करने का मतलब क्या समझे, ए में से बी माइनस तो तभी करोगे ना, कुछ एलिमेंट तभी हटाओगे ना जो बी के पास भी है और जो ए के पास भी है। बस इस बात को समझ लो, ये कंसेप्ट है। जो बी के पास भी है जो ए के पास भी है उनको ही तो हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए में से बी, बेचारे बी को क्यों माइनस कर रहे हो, सही में तो माइनस किसको कर रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये यहाँ पे सीखने वाली बात थी। इसलिए जब हमसे ये पूछा गया ए माइनस बी, तो हम ये सोचते हैं ए माइनस क्या करना है,
ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये काम करना था। और यहां से हमें क्या मिल जाता, आंसर क्या मिलता, ए इंटरसेक्शन बी। ये हुई बात। डायरेक्ट कट करोगे तो बात नहीं बनेगी। ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो बचेगा, तो अपने पास यहाँ पे आंसर कौन सा बचेगा, ए इंटरसेक्शन। तो ये इसका कंसेप्ट, जो कि आप एग्जांपल से क्वेश्चन को बड़ी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी पीजीटी में आया हुआ है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 4। ये जो एन ऑफ ए लिखा गया है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 4। ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ए बी सी डी टाइप, या 1 2 3 4। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो ये भी 1 2 3 ऐसे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। देन मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैक्सिमम, अगर आपको रैंडमली दो सेट दिए गए हैं, कोई भी दो सेट दे दिए गए, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन भी मतलब कॉमन, कितने का कॉमन एलिमेंट बना लोगे आप। अगर एक में 4 एलिमेंट है, दूसरे में 3 एलिमेंट है, तो अगर कॉमन होना भी चाहते तो ये 3 के 3 हो सकते थे, इनके साथ मान लो ये भी 1 2 3 होते। एक तो अकेला पड़ा रहता बेचारा, फिर भी मतलब 1 2 3 4 ये होता। और दूसरा सेट है 1 2 3, एक में 4 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, तो कितने कॉमन आपको नजर आ रहे हैं, ये पूरे का पूरा सेट ही कॉमन आ गया, बस इससे ज्यादा तो क्या ही हो सकता है। 1 2 3 में 3 एलिमेंट कॉमन आ जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो इसको ये समझो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जो भी ए और बी में छोटा होगा, वो इंटरसेक्शन का क्या बन सकता है, मैक्सिमम। इन दोनों सेट में कम एलिमेंट किसके पास है, बी के पास। बी में 3 एलिमेंट है, तो दोनों में चाह के भी जितना मर्जी कोशिश कर लो, कितने एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3। 3 के ज्यादा, तो 3 से ज्यादा कॉमन कैसे ही आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसलिए मैक्सिमम एलिमेंट कितने कॉमन हो सकते हैं इसमें, 3। ये आंसर। तो अब इसको, इसलिए जब क्वेश्चन करते हैं तो नई बातें पता लगती है। कॉन्सेप्ट में हर एक चीज कवर नहीं होती, क्वेश्चंस की अपनी टेक्निक होती है। तो इस फॉर्मूले को जरूर नोट करके रख लेना। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी कितने होंगे, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम आएगा, थोड़ा ध्यान रखें कि अगर ए में अपने पास 10 एलिमेंट है, बी में अपने पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने होंगे, दोनों में से कम किसके पास कितने, 7। तो ये मैक्सिमम कितने होंगे, 7। और यहाँ पे अगर ये पूछ ले कि मिनिमम कितने होंगे, तो मिनिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मिनिमम का क्या है, मैंने यहाँ पे ए बी सी डी रखा था, यहाँ पे 1 2 3 रखा, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मिनिमम तो कितने हो सकते हैं, 0। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे गए हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखें। ऐसा माइंड में कुछ आ रहा हो, नंबर एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर का मतलब नंबर में ही आंसर आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 1 है। 5 नहीं होगा, 5 सेट के लिए होता है। तो इंटरसेक्शन में कम से कम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 0, जब कुछ भी कॉमन ना हो। ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों का जो मिनिमम होगा वो आ सकता है। इसी के साथ ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, इसके पास 4 है, इसके पास 3 है, तो मैक्सिमम कितने हो सकते थे एलिमेंट, 7 हो सकते थे। ठीक है, और मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते थे, ए यूनियन बी में कम से कम एलिमेंट कितने आएंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 1 2 3 इकट्ठा भी करोगे तो कितने मिलेंगे, 4 एलिमेंट ही मिलेंगे। समझ रहे हो। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों में से जो बड़ा होगा वो कम से कम उतने तो आएंगे ही। अगर 4 एलिमेंट इकट्ठे कर रहे हो, 3 इकट्ठे कर रहे हो, तो यूनियन करके कम से कम 4 तो होंगे ही ना। हाँ, 7 भी हो सकते हैं अलग अलग हुए। अगर सेट में ये होता 1 2 3 4 और दूसरे सेट में होता 2 3 5, तो अब यूनियन करके कितने एलिमेंट आते हैं, 1 2 3 4 और 5 आता, 5 एलिमेंट ही आते हैं, ये दो और नहीं आने वाले थे। तो यूनियन में क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे, लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और इधर क्या होगा,
कम से कम कितने होंगे, मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज हरियाणा पीजीटी में क्वेश्चन आया है 2020 में। एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स है जहां y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया अभी था एक। तो ये एलिमेंट कहां से उठाए गए हैं, एक्स वाई प्लेन में से। एक है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स, ये ई रेस्ट पावर एक्स का ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये y इक्वल टू एक्स का है। क्या दोनों का आपस में कहीं इंटरसेक्शन होगा, कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन अगर बी पूछा गया है, क्लियरली क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चंस को ग्राफ बना के कर सकते हो, नहीं तो दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते थे। y इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स एंड y इक्वल टू एक्स, दोनों को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, y की वैल्यू x पुट कर दो उसमें, x इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर एक्स। तो ये क्या होता है, ई रेस्ट पर एक्स को अगर ओपन करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, अप टू सो ऑन, ये चलेगा। एक्स से एक्स कट गया, बट आगे वाला इसके रूट्स नहीं निकलेंगे, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, एम्प्टी, सेट क्या बन गया, एम्प्टी। ठीक है जी, बट ग्राफ से करोगे ऐसे क्वेश्चन आसान हो गए, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट, if a and b are two given sets then a intersection b complement क्या होगा। ये उत्तराखंड पीएससी में क्वेश्चन आया है। a इंटरसेक्शन, एक का कॉमन ले रहे हैं किसके साथ, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो देखो अभी इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सॉरी, इस क्वेश्चन को करने का अपना अलग से तरीका बना देते हैं कि अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह नहीं भी आते तो हम इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट की बात हुई है तो कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट पक्का होगा, तो हम वो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं 1 2 3 4। एक ए सेट लिया, एक बी सेट लिया, तो काम क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, निकाल दो जल्दी से सबसे पहले 1 2। फिर इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, 1 2 को छोड़ के कौन से बचे यूनिवर्सल सेट में से, 3 4। ठीक है, अब इसकी इंटरसेक्शन किसके साथ करनी है, ए के साथ, ए के साथ इंटरसेक्शन करो। 1 2 3 की इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन में क्या आया, 3। तो जब हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ली तो ये एलिमेंट अपना आंसर आया 3। अब इसको बाय ऑप्शन से भी चेक करो, क्या ए सेट अपना आंसर है, ए में तो 1 2 3 है, तो ये तो नहीं हमें दिख रहा क्योंकि हमने जो एग्जांपल ली थी उसके अकॉर्डिंग तो ये गलत बैठ रहा है, इसलिए इसको गलत करो। हमें तो बी भी नहीं दिख रहा, क्या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ करो। बी का कॉम्प्लीमेंट कौन है, 1 2 छोड़ दो, बचा कितना 3 4। ए का इंटरसेक्शन 3 4 के साथ ये बचा 3, हाँ ये लग रहा है, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। डी ऑप्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा हुआ, ए में देखो 1 2 3 है, यू में देखो कौन सा एलिमेंट नहीं है ए के पास, तो कौन आया 4। ए कॉम्प्लीमेंट इज 4। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी के साथ, 1 2। 1 2 का 4 के साथ इंटरसेक्शन है, कुछ नहीं है, एम्प्टी है, तो ये तो एम्प्टी सेट बन रहा है, तो इसको भी गलत करेंगे क्योंकि हमें तो आंसर 3 चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमने कौन सी टेक्निक यूज की है, 3 ऑप्शन जो भी रॉन्ग थी वो बाहर किए और सही ऑप्शन हमारे सामने आ गया। इस वाले को डी मॉर्गन लॉ से भी किया जाता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये डी मॉर्गन लॉ से भी हो जाना था, बिल्कुल हो जाना था। बट यहाँ पे अगर हमने अभी तक वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नहीं भी पता हो तब भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मोटिव ये था ये क्वेश्चन डालने का और करने का कि आप सिंपल से 3 सेट लो, जल्दी से कॉम्प्लीमेंट वगैरह निकालो और आंसर चेक करो। क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए सिर्फ एक फॉर्मूला अगर आप भूल गए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
x and y be real numbers, y equal to 1 by x, x and y are यहाँ पे टू सेट्स हैं, टू सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। x में वो वाले एलिमेंट्स गिवन है एक्स वाई टाइप के जहां y इक्वल टू किसके है 1 बाई एक्स के, और y में एलिमेंट्स कैसे हैं जो y इक्वल टू माइनस एक्स टाइप के हैं। ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में पूछा जा चुका है। इंटरसेक्शन और यूनियन पूछे गए हैं कौन से पूरे। देखो एक सेट में कौन से एलिमेंट है जो y इक्वल टू 1 बाई एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और एक में कौन से हैं जो y इक्वल टू माइनस एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इंटरसेक्शन और यूनियन की बात की गई है कि कौन से होंगे। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड, कि अगर आपको ग्राफ पता है y इक्वल टू 1 बाई एक्स का ग्राफ कैसा होता है, हाइपरबोला जैसा इस टाइप का, और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है, ये लाइन जाती है y इक्वल टू माइनस एक्स। तो क्लियर सी बात है आपस में दो कर्व्स कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अगर दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन तो क्या आने वाला है, एम्प्टी। बस इतना अगर ग्राफ थोड़ा सा बना लोगे तो ठीक है। अगर ग्राफ नहीं आता तो इससे करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, एक से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। y इक्वल टू 1 बाई एक्स है, मैंने y की वैल्यू यहाँ से पुट क्या कर दी माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, और क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। और सेट कौन से थे, रियल नंबर्स के, मतलब एक्स और वाई रियल नंबर्स हैं। तो क्या कोई ऐसा रियल नंबर होगा जो माइनस 1 देगा, नहीं होगा। अगर एक्स नहीं होगा तो वाई भी नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी पॉइंट दोनों को सोल्व करके नहीं आ रहा, अगर कोई आ जाता तो वो पक्का इंटरसेक्शन में होता, इसलिए इंटरसेक्शन क्या हुई, एम्प्टी। क्लियर है जी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, सिर्फ इंटरसेक्शन देखनी थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट किया उससे रिलेटेड। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अभी सेट थ्योरी का काफी काम पेंडिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से और जितना भी काम पेंडिंग रह गया वो कवर करेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट थ्योरी के सेकंड पार्ट में। ओके जी, थैंक यू।